गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान की बीएड सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम जान रहे थे। पिछली क्लास में हमने शिक्षा के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य का संबंध के बारे में जाना था। आज हम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का उद्भव एवं विकास के बारे में जानेंगे। तो भारत सरकार इस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालय का विकास हुआ। तो फिर सन 1901 में सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने मुख्य शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की और यह शिक्षा मंत्रालय का प्रथम स्वरूप था, क्योंकि केंद्र से ही शिक्षा की सारी नीतियाँ डेवलप होती थी। केंद्र से में ही सारी नीतियों का निर्धारण किया जाता था। वहीं से केंद्र से ही ये राज्य और राज्य से जिले और अन्य स्थानीय स्तर पर जाती थी। तो इसी तरीके से 1901 में सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने मुख्य शिक्षा निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल एजुकेशन की नियुक्ति की, जो शिक्षा मंत्रालय का प्रथम स्वरूप था। फिर मुख्य शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा संबंधी मामलों में केंद्रीय प्रशासन को सर्वसम्मति देना, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य था, जो भी सारे निर्णय होते थे, वह सारे कार्य शिक्षा संबंधी मामले केंद्रीय प्रशासन को दिए जाते थे, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन ही सबका केंद्र हेड होता है, मुखिया होता है हर कार्य का। फिर सन 1910 में शिक्षा संबंधी कार्य बढ़ जाने के कारण शिक्षा विभाग की स्थापना की कि जैसे जैसे समय बीतता गया, 8-10 साल हो गए, तो फिर शिक्षा संबंधी कार्य बढ़ते गए, सभी शिक्षा की तरफ सभी लोगों का रुझान बढ़ता गया। तब 1910 में शिक्षा संबंधी कार्य बढ़ जाने के कारण एक अलग शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। फिर सन 1923 में शिक्षा विभाग को हटाकर स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग में मिला दिया गया, क्योंकि शिक्षा का कार्य बहुत ज़्यादा होने लगा, तो इससे उसको तो हटा दिया गया और स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग में मिला दिया गया। फिर सन 1945 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया एवं शिक्षा विभाग को अलग स्वतंत्र विभाग दिया गया। अब धीरे धीरे शिक्षा का रुझान इतना बढ़ गया, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा बढ़ता गया कि मुस्लिम लीग भी शिक्षा के प्रति आश्वस्त होने लगे, शिक्षा के प्रति वो बढ़ने लगे। तो उन्होंने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भी यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा और उनको शामिल किया गया। तब पश्चात शिक्षा विभाग को एक अलग स्वतंत्र विभाग दिया गया। फिर ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करने लगा, क्योंकि पहले तो स्वतंत्रता से पूर्व तो शिक्षा विभाग पर कई तरीके के प्रतिबंध थे, कई तरीके के जनरल अफसर थे, कई तरीके की अंग्रेजी मिशनरियों का प्रभुत्व था। तो धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसे भारत आज़ाद हुआ, तो 1947 के बाद शिक्षा विभाग भी अपना स्वतंत्र कार्य करने लगा, स्वतंत्र रूप से अपना शिक्षा से संबंधित सारे कार्य पूर्ण रूप से निभाने लगे। फिर 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह हर 5 साल में ये योजना बनाई जाती है, जिसमें सारा आय व्यय का ब्यौरा देखा जाता है कि कैसे शिक्षा के प्रति क्या खर्च किया जाता है। हर तरीके का कार्य पंचवर्षीय योजना में ये नई नई योजनाएं भी लागू की जाती है। फिर इसमें औद्योगिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध को महत्व दिया एवं शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय कर दिया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें औद्योगिक शिक्षा ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले और वैज्ञानिक शोध यानी कि रिसर्च अनुसंधान संबंधी शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया कि अनुसंधान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता गया, हर कार्य नवीन प्रवृत्ति नवीन टेक्नोलॉजी के आधार पर होने लगी। फिर सन 1957 में इसके अधीन 3 विभाग कार्य करते थे। फर्स्ट है शिक्षा विभाग, सेकंड है शारीरिक शिक्षा एवं संस्कृति शिक्षा और थर्ड है औद्योगिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध विभाग। फिर धीरे धीरे सन 1958 में शिक्षा मंत्रालय के 2 विभाग बन गए, एक था शिक्षा मंत्रालय और दूसरा था वैज्ञानिक शोध या सांस्कृतिक शिक्षा। इस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का उद्भव और विकास हुआ। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का संगठन किया गया। संगठन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में सबसे प्रथम अधिकारी होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। तो शिक्षा मंत्री
के अधीन शिक्षा सचिव होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी भी कहलाता है। कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि घर परिवार में जब पिता ही परिवार का मुखिया होता है और पिता के बाद जो माता होती है वो घर का सारा कार्यभार देखती है। घर में उस बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, कौन कहाँ जा रहा है, किसको क्या खाना है, ये सारी व्यवस्था, ये सारा ये कि जिस तरीके से परिवार में माता का होता है, उसी तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में ये सारा कार्य शिक्षा संबंधी शिक्षा सचिव कार्य करता है और शिक्षा मंत्री मेन मुखिया होता है। फिर जिस तरीके से शिक्षा संबंधी सारे नीति निर्धारण का कार्य, प्रशासन संबंधी मामलों में भारत सरकार का परामर्शदाता होता है। ये भारत सरकार को समय समय पे कोई भी कार्य होता है, कोई भी सलाह मशवरा होता है, तो ये शिक्षा सचिव अपने शिक्षा मंत्री को देता है। इसके अधीन भी 2 उप सचिव होते हैं। फिर धीरे धीरे इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा मंत्रालय में 9 विभाग होते हैं। फर्स्ट है छात्रवृत्ति विभाग। छात्रवृत्ति विभाग में है कि जो अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के जो छात्र छात्राएं होती है, उन्हें किसी तरीके से आय में, अर्थोपार्जन में परेशानी होती है, वो अपनी स्कूलों की फीस नहीं भर पाते, शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते, तो उन्हें सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसके लिए भी एक केंद्रीय सरकार ने अलग विभाग की नियुक्ति की कि वो छात्रवृत्ति विभाग कल आया। फिर है प्रशासनात्मक विभाग। प्रशासनात्मक विभाग यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी ऑफिशियली कार्य हो, जो भी कार्यालय संबंधी कार्य हो, वो सारा कार्य प्रशासनात्मक विभाग में आता है। क्योंकि अगर विद्यालय में कुछ भी कराना हो, कुछ भी नया टेंडर पास कराना हो, विद्यालय में कुछ मरम्मत करानी हो, विद्यालय में कुछ नया सामान लाना हो, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए पूरा एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, पूरे फाइल तैयार की जाती है। ये सारी फाइल प्रशासन के विभाग में जाती है। ये धीरे धीरे पहले तो स्थानीय स्तर से राज्य स्तर पे जाती है और राज्य स्तर से केंद्रीय स्तर पर जाती है। ऐसे इस तरीके से प्रशासनात्मक विभाग होता है, जिसके अधीन भी बहुत सारे स्तर होते हैं। फिर प्रारंभिक तथा बुनियादी शिक्षा विभाग। प्रारंभिक तथा बुनियादी शिक्षा विभाग में, इस विभाग में जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं, उनके लिए शिक्षा संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनका समाधान किया जाता है। उनके लिए नई नई नीतियाँ लागू की जाती है कि किस तरह शिक्षा का रुझान हो, बच्चों में किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। ये सभी छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सारी चीज़ें प्रारंभिक एवं बुनियादी शिक्षा विभाग में नई नई योजनाएं बनाई जाती है। इस विभाग के अधिकारी ये सारी बैठ के करते हैं और नई नई कार्यों के बारे में, नई नई बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर है माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि 10th तक की, 9th और 10th यानी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तो 6 से 8 तक होता है और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा यानी कि 9th और 10th क्लास की शिक्षा होती है। तो ये 9th और 10th क्लास की शिक्षा मैच्योरिटी वाली शिक्षा होती है, मतलब इसमें बच्चे वयस्क माने जाते हैं और माध्यमिक शिक्षा अर्जित करने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब में भी जाते हैं। तो इसके लिए शिक्षा विभाग ऐसे ऐसे नियम भी लागू करता है कि बच्चे न तो बीच में पढ़ाई छोड़ें, उनकी शिक्षा इस तरीके से हो कि वो अपना प्रोफेशन में भी जा सके, अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी करें, इस तरीके का उन्हें समय, हर तरीके की सुविधा उन्हें मिले। तो ये सारा कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग में 9th और 10th की शिक्षा के लिए किया जाता है। फिर यूनेस्को द्वारा उच्च शिक्षा विभाग। यूनेस्को द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, आज के समय में ये UGC द्वारा उच्च शिक्षा विभाग चलाया जाता है, जो कि हायर एजुकेशन के लिए बनाया जाता है कि इसमें जो 12th क्लास के बाद जो बालक बालिकाएं हायर एजुकेशन में जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, तो कॉलेजों में जाके उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, क्या पाठ्यक्रम होता है, उन्हें किस तरीके से अपना शिक्षा का कार्य करना पड़ता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को उनको यूज़ करना होता है, ये सारा यूनेस्को उच्च शिक्षा विभाग में किया जाता है। फिर है सामाजिक शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग। सामाजिक तथा समाज कल्याण विभाग में ये है कि समाज से संबंधित जो भी शिक्षा, जो भी कल्चर, रीति रिवाज, परंपराएं हो, बच्चों को उनकी पूरी जानकारी मिले, समाज में रह के वो क्या क्या रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में उनको शिक्षा प्रदान हो। समाज कल्याण विभाग यानी कि उन्हें छात्रों को जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये समाज में कल्याण का कार्य करते हैं, यानी कि जो छात्र अपनी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या जिनके पेरेंट्स में अर्थोपार्जन
उपार्जन की कमी होती है, वो किसी तरीके से अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाते हैं, उनकी इनकम कम होती है, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें पूरी सुविधा दी जाती है। फिर है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन विभाग। शारीरिक शिक्षा में बालकों को विद्यालय में मतलब अपने शारीरिक विकास करने के लिए उन्हें गेम्स की सुविधा दी जाती है, खेलकूद प्रतियोगिता की जाती है तथा मनोरंजन के लिए उन्हें बाहर पिकनिक स्पॉट पे ले जाया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं, इन सभी चीज़ों का, खेलकूद व्यवस्था का, मनोरंजन के लिए पिकनिक स्पॉट का, ये सारा जो खर्चा आय का जो साधन होता है, ये सभी विभाग द्वारा सब किया जाता है कि स्कूल इन स्कूल विद्यालयों को इन विभागों द्वारा पैसा दिया जाता है। ये विभाग इनको सभी तरीके का आय का प्रोत्साहित आय के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तभी इनको ये सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी जाती है। फिर है हिंदी विभाग। क्या आज हमारे समाज में, आज हमारे भारत देश में हिंदी की बहुत मान्यता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है, तो इसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया है, हिंदी विभाग। तो इसके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ आज के पाश्चात्य युग में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बोलबाला हो गया है, अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है, लेकिन हिंदी का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि मुदालियर आयोग ने भी जो 1952-53 में बनी थी, तो आयोग बना था, तो उसने भी हिंदी भाषा को त्रिभाषा सूत्र में रखा था कि हिंदी बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये तीनों भाषा आनी अति आवश्यक है, ताकि ये बाहर जाकर भी अपनी शिक्षा का कार्य व्यवस्थित रूप से कर सके, उन्हें किसी तरीके से परेशानी न हो। तो बच्चों को अंग्रेजी भाषा समझने में वो थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन हिंदी उन्हें अच्छे से आनी चाहिए। फिर है इसके लिए एक अलग विभाग नियुक्त किया, जिन्होंने इस विभाग ने अपनी पाठ्य पुस्तकों का संपादन किया, प्रकाशन किया, नई नई लेखकों की, अच्छे प्रसारित लेखकों की पुस्तकों का निर्माण किया, उनको प्रकाशन करवाया, ताकि बच्चे उन पुस्तकों का अध्ययन कर सके और अपना शिक्षा का कार्य अच्छे से अच्छा कर सके। फिर है शोध तथा प्रकाशन विभाग। शोध तथा प्रकाशन विभाग यानी कि ये रिसर्च से संबंधित कोई भी कार्य हो तो ये शोध विभाग में होता है, और कोई भी पुस्तक अपने स्वयं द्वारा लिखी हुई हो या किसी अच्छे प्रतिष्ठित लेखक के द्वारा लिखी हुई, तो उनका प्रकाशन इस विभाग द्वारा किया जाता है, तो ये शोध तथा प्रकाशन विभाग कहलाता है। तो इस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संगठन में इस कार्य को चलाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 9 विभाग बनाए, जो आपने इनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में केंद्र सरकार के बारे में और अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।